हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा और टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की मैनेजमेंट किस तरीके से होती है और उनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या होता है, इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक आपको मनी एंड बैंकिंग में भी आ सकता है, इंडियन इकॉनमी में भी आ सकता है, और ये आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है उसमें भी आ सकता है, और MBA के कई सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आता है ये टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक के रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस में ये वीडियो को सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है पेपर में, तभी तो नंबर आएंगे। कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया play a critical role in the financial system by mobilizing deposits and extending credit to various sectors of the economy। ये तो बात पिछली वीडियोस में भी मैं कर चुका हूँ, मगर इंट्रोडक्शन में तो लिखनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन अलग है कि इंडिया में कमर्शियल बैंक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये मोबिलाइज़ करते हैं लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज़ करके किसी और सेक्टर को लोन देते हैं जिनको पैसे चाहिए, ताकि देश चलता रहे और सर्कुलर फ्लो चलता रहे। टू एंश्योर एफिशिएंट फंक्शनिंग दीज बैंक्स फॉलो अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अच्छे से काम करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए ये जो बैंक्स हैं इनका एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। वो कैसे कैसे होता है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। RBI या सेंट्रल बैंक क्या करता है, कहता है कि फाइनेंशियल जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों से एक्सेप्ट करते हैं पैसे, मेकिंग वेरियस लोन्स देते हैं, एंड ऑफर बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वही उनका ये कहना, RBI का ये कहना है कि कमर्शियल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों से या इंस्टीट्यूशन से पैसे एक्सेप्ट करते हैं, उनको किसी और को लोन्स में देते हैं, और बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या ऐसी चीज़ों को से जो है डील करते हैं। टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, तो इंडिविजुअल से भी डील करते हैं और बिजनेसेस से भी डील करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं, फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड रीजनल रूरल बैंक्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो पहले लिखना था ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हमेशा पेपर में लिखनी है ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। Commercial banks typically follow a hierarchical structure that ensures smooth communication, responsibility allocation and operational efficiency। बेसिकली ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि जो टॉप में बैठा होगा उसके पास मैक्सिमम पावर्स होंगी, जैसे जैसे नीचे लेवल पे आते रहेंगे पावर्स कम होती रहेंगी। ठीक है, और नीचे वाले ऊपर वालों को रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन अ बैंक इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वही सारे डिसीजंस लेते हैं कि बैंक करेगा क्या भाई, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज होंगी। अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल ओवरसाइट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि बैंक फ्लरिश करें, और फाइनेंशियल ओवरसाइट करते हैं कि भाई आने वाले टाइम में ऐसा होगा तो बैंक को आज ही इसी हिसाब से तैयार करना है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी वही देखते हैं। इट इंक्लूड्स, इनमें क्या क्या आ जाते हैं, चेयरमैन आ जाता है, मैनेजिंग, जो मैनेजिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, मैं मैनेजिंग की स्पेलिंग लिख देता हूँ, मैनेजिंग स्पीड में कभी फ्लो में हो जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको MD कहते हैं, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको CEO कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं इसमें, इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये सारे बंदे मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाता है। इट इंक्लूड्स CEO या MD या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड चीफ ऑफिसर्स फॉर की फंक्शनिंग लाइक क्रेडिट, रिस्क, ट्रेजरी, ऑपरेशंस, IT एंड डिजिटल बैंकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये टॉप मैनेजमेंट के बंदे आ जाते हैं जो कि पूरे बैंक को मैनेज करेंगे। टॉप मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग बोर्ड डायरेक्टिव्स एंड मैनेजिंग द बैंक्स डेली ऑपरेशंस। बेसिकली इनका मेन मकसद होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है उनको नीचे लागू करना और देखते रहना कि काम अच्छे तरीके से चल रहा है, डेली ऑपरेशन सही तरीके से हो पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आ जाती है मिडिल मैनेजमेंट, या इसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है। मिडिल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, इसमें क्या आ जाते हैं, जनरल मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स या डिप्टी जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, ये सारे आ जाते हैं। दे सुपरवाइज specific departments such as retail banking, SME lending
एंड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग एंड ब्रांच बैंकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो सारे मैनेजर्स हैं ये ब्रांच लेवल पे, उससे ये जो ऊपर वाला कराया था आपको, टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे बैंकों की सारी एक्टिविटीज़ संभालते हैं। मिडिल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट। यही जो मैनेजमेंट है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशनल और ब्रांच लेवल स्टाफ। इट इंक्लूड्स ब्रांच मैनेजर्स, जो BM जिनको कहते हैं, ऑफिसर्स, क्लर्क्स या जो सब स्टाफ रखा हुआ है वो। दे हैंडल फ्रंट लाइन ऑपरेशंस लाइक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, कस्टमर सर्विस, लोन डिसबर्समेंट एंड कैश मैनेजमेंट। बेसिकली ये ग्राउंड लेवल के सारे काम करते हैं कि बैंक में जो पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, लोन्स वगैरह देने लेने, पैसा एक्सेप्ट करना वेरियस अकाउंट्स में, ये सारे ऑपरेशनल काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कमर्शियल बैंक। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे काम होता है। ईच बैंक मेंटेन्स सेवरल specialized departments at the head office, zonal and the branch levels। तो हर एक बैंक में कई टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं वेरियस लेवल्स पे। सबसे पहला आ जाता है क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, एसेस करते हैं ये लोन्स प्रपोजल के, लोन्स देखना कि फलां बंदे का लोन आया, ये सही है, गलत है, कैसे है, दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। परफॉर्म्स रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क को असेस करते हैं कि भाई रिस्क ज़्यादा तो नहीं है इसको लोन देके, तो जहाँ कम रिस्क होता है वहीं पे ज़्यादा लोन दिए जाते हैं। मॉनिटर्स लोन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, वो देखते हैं कि लोन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस कैसी है, लोन्स अच्छे जा रहे हैं, बुरे जा रहे हैं, ओवरऑल देखते हैं ये। नेक्स्ट ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, मैनेजेस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को मैनेज करता है, पैसे को मैनेज करता है कि लिक्विडिटी क्रंच ना आ जाए बैंक में। डील्स विद इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो फालतू पैसा पड़ा है वो लगा दें ताकि हमारा जो फालतू कैश है उससे भी कुछ ना कुछ जनरेट होता रहे। एंगेजेस इन इंटर बैंक बोरोइंग एंड लेंडिंग, तो इनका ही काम होता है कि इंटर बैंक बिटवीन द बैंक्स लेंडिंग एंड बोरोइंग करना। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसका क्या काम है, एंश्योर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि भाई देखिए जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है जो RBI ने या सेंट्रल बैंक ने कहा हुआ है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। मॉनिटर्स क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क, वो देखते हैं कि क्रेडिट रिस्क कितना है, मार्केट रिस्क कितना है और ऑपरेशनल रिस्क वगैरह कितने हैं, और उनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना जहाँ पे रिस्क कम से कम हो। IT एंड डिजिटल बैंकिंग, इसमें क्या किया जाता है, मैनेजेस कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस मतलब जितने भी बैंक्स हैं वो आपस में इंटरनेट के थ्रू जुड़े रहते हैं ताकि उनको पता लगता रहे कि इस ब्रांच से ये पैसे डालें और दूसरे ब्रांच से निकालें। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जो है अब काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुँच चुके हैं। ओवरसीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, इनका काम करेंगे और इनको अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि कोई ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कोई क्रैश ना हो जाए, लोगों ने पैसे लेने होते हैं, देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसका क्या काम है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग करना बैंकों में, और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड प्रमोशंस देना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए देखना ताकि लोग बैंकों में जुड़ें, ना कि बैंकों को छोड़ के जाएँ। इसके अंदर हमारे जोनल ऑफिसेस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जोनल ऑफिसेस एंड रीजनल ऑफिसेस। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टू डिसेंट्रलाइज ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, अपने ऑपरेशंस को डिसेंट्रलाइज करने के लिए या नीचे तक फैलाने के लिए और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए नीचे वालों को भी तो पावर देनी पड़ेगी ना। तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स डिवाइड देयर ज्योग्राफी इनटू जोन्स, सर्कल्स और रीजन्स। जैसे इंडिया का नॉर्थ रीजन, नॉर्थ सर्कल, ईस्ट सर्कल, वेस्ट सर्कल, इस टाइप का। ईच रीजन इज़ मैनेज्ड बाय अ जोनल और रीजनल मैनेजर। हर एक रीजन को एक मैनेजर या रीजनल मैनेजर उसको कहते हैं या फिर जोनल मैनेजर कहते हैं, उसको मैनेज करता है। दीज ऑफिसेज सुपरवाइज ब्रांच ऑपरेशंस, ये ब्रांच ऑपरेशंस देखते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस देखते हैं कि सही तरह इंप्लीमेंट हो भी पा रही हैं कि नहीं, मेंटेन रेगुलेटरी कंप्लायंस कि भाई रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो हो भी पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आ जाता है ब्रांच लेवल स्ट्रक्चर कि एक ब्रांच में क्या क्या होगा। द ब्रांच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग यूनिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक, क्योंकि ब्रांच नहीं तो लोगों के साथ जो है ट्रांजैक्शंस करनी है, लोगों के साथ डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ा ना मिलते हैं, वो तो ब्रांच के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलते हैं। इट्स स्ट्रक्चर जनरली इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, ब्रांच मैनेजर जो कि हेड ऑफ द ब्रांच होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड सर्विस डिलीवरी। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ब्रांच है वो प्रॉफिटेबल रहे और सर्विसेज अच्छी मिलें, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर्स होते हैं
जो कि हैंडल करते हैं क्रेडिट ऑपरेशंस, क्रेडिट को या ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस को, ये सारे काम को हैंडल करते हैं कि लोन कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, या ऑपरेशंस रोज़ के जो बैंक के काम है वो सही तरीके से हो रहे हैं, कस्टमर सर्विस सही हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाता है क्लरिकल स्टाफ, ये मैनेज करते हैं कैश को, पासबुक्स को और लेजर्स वगैरह को। आजकल तो वैसे सारा काम ऑनलाइन होता है। सब ऑर्डिनेट स्टाफ होता है जो कि असिस्ट करते हैं वेरियस सपोर्ट फंक्शंस, जैसे जूनियर क्लर्क हो गए या फिर पीएनस वगैरह हो गए या बाकी जो स्टाफ होता है वो। अब आ जाता है मैनेजमेंट फंक्शंस क्या हैं कमर्शियल बैंक्स के या बैंक्स के। तो सबसे पहले उनका मेन काम क्या है, प्लानिंग करना। प्लानिंग में क्या करते हैं वो, स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाएं ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाए, और ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं। उसके बाद बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करते हैं कि किस तरीके से क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कैसे हमारा बजट बनेगा, कैसे रिजल्ट्स बनेंगे और क्या क्या करना चाहिए, वो सारा का सारा अपनी बजटिंग की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के कितने पैसे को सेंट्रल बैंक में रखा जाए, कितने पैसे को अपने पास रखा जाए, कितने पैसे के लोन्स दिए जाएं, और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चरिंग करते हैं, डिपार्टमेंट को लगातार रीस्ट्रक्चर करते रहते हैं। फिर आ जाता है डायरेक्टिंग, इसमें क्या करते हैं, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड लीडरशिप देखते हैं, इशू करते हैं कि भाई फलां लीडर होगा और ये सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये जो बात बोलेगा ऊपर नीचे जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। मोटिवेटिंग स्टाफ एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, तो उनको स्टाफ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ता है, छुट्टियां देंगे या फिर पर्क्स वगैरह देंगे, और जो कस्टमर रिलेशंस है उनको भी अच्छा करना पड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग, इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशंस आ जाते हैं, आपस में डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होने चाहिए ताकि हारमनी फैले। हार्मोनाइजिंग आईटी, एचआर एंड फाइनेंस फंक्शंस, तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिए हुए हैं, इनमें हारमनी होनी चाहिए। ये ना हो कि आईटी मैनेजमेंट को 3 बंदे चाहिए और जो एचआर वाले हैं वो 10 लेके बैठ गए हुए हैं, समझ की बात। तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। फिर कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इसमें क्या परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा कि जो प्लान बनाया था उस हिसाब से हुआ है कि नहीं। कंप्लायंस ऑडिट्स एंड इंटरनल चेक्स रखे जाएंगे कि रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन लिखना हर एक क्वेश्चन के बाद काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े और नंबर भी अच्छे आएँ। द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इज़ रोबस्ट, हायरार्किकल एंड अडेप्टेबल। तो टाइम टू टाइम अडेप्ट करी जा रहा है, हायरार्किकल है, ऊपर वालों के पास ज़्यादा पावर है, नीचे वालों के पास कम है, और लगातार अपने आप को बेटर करने की फिराक में है। विद technological evolution and financial sector reforms, Indian banks are becoming more customer centric, efficient and globally competitive. Indian banks time to time अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, और एफिशिएंट भी हो गए हैं, और कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा दे रहे हैं, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अब हमारे बैंक्स की ब्रांचेस फॉरेन में भी जाके खुलती हैं। Effective management backed by strong governance and regulation ensures that commercial banks continue to support India's economic development. तो जितना अच्छे तरीके से मैनेज होगा और जितना स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस रहेगी उतना अच्छे से वो इंडियन ग्रोथ में भी, कंट्री की ग्रोथ में भी वो क्या कहते हैं अपनी हिस्सेदारी दे सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ से काफ़ी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जितना अच्छा बैंकिंग सिस्टम होगा उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।